हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए PYQs का पार्ट बी का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सब्जेक्टिव वाला करवा दो। तो हमारा सिर्फ अभी क्या क्या बचेगा, पार्ट बी बचेगा। पार्ट ए मतलब पार्ट बी तो हम लोग अभी कर देंगे, सिर्फ पार्ट ए बचेगा। और हमारे सिर्फ 2 दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप लोग बहुत स्ट्रेस होगे, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारी वीडियोस आपके पास वन शॉट आने वाली हैं, ठीक है, जिसको देखकर आप जल्दी से आपका सिलेबस ख़त्म कर पाओगे और ये PYQs और ये सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, सो हम लोग पहले ये करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज स्ट्रेस डिफाइंड इन मेडिकल साइंस। देखो यहाँ पर ईयर भी मेंशन है, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज स्ट्रेस डिफाइंड इन मेडिकल साइंस। देखो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेस कैसे, उन्होंने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया, तो उन्होंने बोला है कि स्ट्रेस एक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एक ऐसा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब एक ऐसे डिफाइन ऐसे किया है कि वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है अपनी बॉडी पे, ऐसा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो कि हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक है, और जैसे हम लोग बोल सकते हैं सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स को, मतलब सिक्रीट होना, है ना। तो ये स्पेसिफिक एक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में इसको स्ट्रेस बोला गया है। ठीक है, फिर आता है डिफाइन मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है, तो देखो मेंटल हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग ये है कि जिस मेंटल हेल्थ वो है जिसमें इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज़ पता करता है, खुद की एबिलिटीज़ पता करता है, और वो सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, सब में अच्छे से काम कर रहा है, मतलब एबल है काम करने के लिए, प्रोडक्टिव है ना, और हर एक एक्टिविटी में किसी भी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेल है, तो वो अच्छी उसकी मेंटल हेल्थ है ना यार, वो हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसकी अच्छी हेल्थ है। तो WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ को ये डिफाइन किया गया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द कॉमन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मूड। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस, देखो 2 टाइप के स्ट्रेस का बताया है, एक तो स्ट्रेस ऑन मूड और एक स्ट्रेस ऑन बिहेवियर। तो ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी आप नीचे और भी क्वेश्चन देखोगे जिसमें बिहेवियर पे भी बताया गया है, तो कंफ्यूज मत होना, मूड और बिहेवियर दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आएंगे। ठीक है, मूड पे अलग आएगा, बिहेवियर पे अलग आएगा। अभी हम लोग मूड का देख रहे हैं, बिहेवियर का अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कॉमन इफेक्ट होंगे मूड पे, स्ट्रेस के मूड पे, अपने मूड पे अगर अपने को स्ट्रेस है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो आपको एंग्जाइटी होगी, ठीक है, रेस्टलेस मतलब रेस्ट मतलब आप बहुत थका थका सा देखो फील करोगे, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा, बिल्कुल फोकस्ड नहीं रहोगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहोगे, हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा हर चीज़ पे, डिप्रेस रहोगे, सैड रहोगे। तो ये सारे क्या सिम्टम, ये क्या सारे इफेक्ट हैं अपने स्ट्रेस के, मूड पे जो इफेक्ट पड़ते हैं वो हैं ये सारे इफेक्ट्स। ठीक है, ये मूड वाले हम लोगों ने बताए। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लेन सत्कर्मा। तो देखो सत्कर्मा क्या है, तो सत्कर्मा मैंने आपको बताया है वो क्लिनजिंग टेक्निक है। देखो अब बाहर से तो हम लोग हमारी बॉडी को क्लीन कर लेते, लेकिन अंदर से हम लोग हमारी बॉडी को कैसे क्लीन करेंगे, तो हम उसके लिए शतक्रियास यानी शुद्धि क्रियाज, इनको शब्द क्रियास और शुद्धि क्रियाज भी बोलते हैं। तो हम वो ये सारी टेक्निक्स करते हैं ताकि हम हमारी इनर बॉडी को भी क्लीन कर पाएँ। ठीक है, और ये 6 इन शत मतलब क्या होता है, 6। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शतकर्मा। शत का मतलब ही होता है 6, है ना। तो हमारे पास 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है जिससे हम लोग हमारी इनर बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, है ना। जैसे इंटरनल ऑर्गन को क्लीन कर सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, एंड मैनी मोर। ठीक है, तो हमारी जो छः वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, देखो कपालभाति हमारा कपाल मतलब स्कल होता है। ठीक है, भाती मतलब शाइनिंग, है ना, यानी ये हमारी जितनी भी कपाल रीजन की इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हटाने का काम करता है ना। त्राटका स्टिल गेजिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मतलब आँखों के लिए होती है, जिसमें हम लोग मैनेजेबल डिस्टेंस पे कोई भी लाइट ऑफ सोर्स या फिर कैंडल हम लोग रखते हैं और उस पर फोकस करते हैं जब तक हमको आंसू नहीं आ जाते, है ना। तो ये वाली प्रोसेस है। नेति, ये नेति से मैंने आपको बताया, नेति एन से यानी नसल क्लिनजिंग यानी अपनी नसल पैसाज, अपनी जो नोज़ है उसको क्लीन, उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है धोती। तो धोती अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को और स्टोमक को क्लीन करने का काम करता है ना। और जो हमारा नॉली होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और हमारी एब्डोमिनल मसल को मसाज करता है ना। और हमारा बस्ती, तो बस्ती हमारी लार्ज
इंटेस्टाइन के लिए होती है, ये हम लोग विथ और विदाउट वाटर दोनों कर सकते हैं, है ना। नौली हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, पश्चिमा नौली, मध्या नौली, है ना, एंड वमा नौली, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको और डीपली भी बता दिया है। फिर आता है हमारा लिस्ट द योगिक प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल बैक पेन। तो देखो कुछ योगिक प्रैक्टिसेस इसमें बोला है कि आप बताओ जिससे हम लोग हमारा जो बैक पेन है वो क्योर कर पाए, है ना, कंट्रोल कर पाए। तो देखो योगा आसन हैं जैसे ताड़ासन, है ना, कटी चक्र, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ठीक है। ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, है ना। अब देखो इतने सारे तो आपको लिखने नहीं है, वज्रासन, उस्त्रासन एंड वक्रासन, और भी बहुत सारे इसमें तो दिए हैं, लेकिन आप कुछ कुछ जो सिंपल है वो याद कर लो, जैसे ताड़ासन हो गया, है ना, वक्रासन और वज्रासन थोड़ा सेम है तो ये कर लिया, उस्त्रासन कर लिया, गोमुख आसन कर लिया हम लोगों ने, भुजंग आसन बहुत कॉमन है, शलभ आसन भी बहुत कॉमन है, धनुरासन भी आपको शायद याद होगा, मकरासन भी, और शव आसन तो सबका फेवरेट होता है शव आसन, ठीक है, रेस्ट पोजीशन वाला। एक और बार रिमाइंड कर रही हूँ कि जितने भी आसन हैं सबकी पोजीशन मतलब कैसे वो बनते हैं उनकी पिक्चर देख कर जाना, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लोग कैसे बताओगे। अब देखो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो ना कि बैक पेन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो देखो शव आसन है भैया, लेटने वाला है तो इससे अपने बैक को थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो उससे कंट्रोल होगा, है ना। अब भुजंग आसन है तो भुजंग आसन में कैसे हम लोग उल्टे जाते हैं, है ना, तो हमारे बैक को वो स्ट्रेच करता है ना, तो वो यूज आ जाएगा, ठीक है। और प्राणायाम में हम लोग कैसे करेंगे कंट्रोल, तो देखो प्राणायाम में हम लोग कर सकते हैं उज्जयी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग भ्रमरी कर सकते हैं, है ना, हम लोग सूर्य भेदना कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम भी कुछ प्राणायाम भी याद करके जाना, है ना। जैसे मतलब यूजुअली ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, देखो वो आपके 3-4 डिसीजेस हैं वही, एक तो लोअर बैक पेन हो गया, ओबिसिटी हो गया, अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, है ना, अर्थराइटिस हो गया। तो ये जो हैं ये सारे इनका ही पूछेगा वो कि इसमें कौन सा आसन क्योर करने के लिए लगेगा, कौन सा प्राणायाम लगेगा, कौन सी क्रिया लगेगी। तो ये बस ये जो 3-4 है ना ये कर लो, है ना, इन सबके और एक एक और जिसमें कॉमन है जिसमें कॉमन आसन से वो रख लो कि हाँ इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो इजी रहेगा। कुछ टेक्निक्स यूज करो जिससे आपको वो सारा याद हो जाए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ योगा साधना। तो देखो योगा साधना यानी हम लोग प्रैक्टिस करना आसन की, यानी हम लोग उसको योगा भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है सिग्निफिकेंस, तो हम लोग ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि योगा साधना क्या है, ऐसा वैसा ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। योगा के बारे में लिख देने का, ठीक है, किसके बारे में लिख देने का, योगा के बारे में लिख देने का। कैसे, क्या पर्पस और सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी में से निकालता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है ना, मेंटेन करता है तीन मतलब बैलेंस मेंटेन करता है किसमें, 3 दोष में, जैसे वता पिता एंड कफा, है ना। और जितने भी हमारी केमिकल फंक्शनिंग इंप्रूव करता है बॉडी की, है ना। और भी बहुत सारे हैं कि प्यूरिफाई करता है बॉडी को और हेल्दी रखता है और कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, है कि नहीं। तो देखो वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो मैं आपको टिप्स दूंगी कुछ मैं एक वीडियो भी आने वाला है 2 दिन के स्ट्रेटेजीज़ के लिए, है ना, और भी चीज़ें आपके लिए हम लोग ला रहे हैं। सो स्टे काम, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना प्लीज़, हाँ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। तो हाँ तो ये सब हम लोगों ने कर लिया कि क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये क्या है, ठीक है, ये लोग सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेन नॉली। तो देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मैं ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन में कुछ भी छोड़कर नहीं आना, कोई भी बच्चा कुछ भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के आया ना तो देख लियो, बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़कर आना ही नहीं है भाई। योगा है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। देखो अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो ऐसा तो है नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा है, भले हमको उसका ज़्यादा कंटेंट याद नहीं आ रहा पर कुछ तो हमको याद आ रहा है ना, कुछ तो उसके बारे में याद आएगा, तो उसके बारे में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यार। योगा के बारे में समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोल रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी छोड़ के कुछ नहीं आना है, ठीक है, भले कुछ भी करके आना है पर छोड़ के नहीं आना, ये मैंने बोला है आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो देखो बैक टू द टॉपिक, नॉली क्या है। तो देखो ये क्लिनजिंग प्रैक्टिस है ना, जिसमें हम लोग हमारे एब्डोमिनल मसल को मसाज मतलब मैसेज क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल मसल यहाँ पर हमारी मसाज होती है। और जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक को क्लीन करता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करता है ना।
तो और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निक होती है, ठीक है, मास्टर करने के लिए सबसे ज़्यादा करने के लिए डिफ़िकल्ट टेक्निक होती है। और कोई पूछ ले, वैसे तो देखो डीप डाउन इसमें पूछा नहीं, बस ऊपर से बताया था कि 3 तरीके से अभी मैंने अभी ऊपर आपको बताया नौली तरीके से की 3 तरीके से की जाती है, पश्चिमा नौली, मध्य नौली एंड वामा नौली। डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को सिलेबस में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसमें, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से याद करना है। देखो मुझे ही इतने अच्छे से याद है। देखो अब मैंने एक क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन कॉमन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बिहेवियर, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूड पे, क्या पढ़ा था, मूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे बिहेवियर पे हमारे स्ट्रेस का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे ड्यू टू स्ट्रेस, तो देखो हमारी ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। और हम लोग मतलब सोशली भी हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, है ना। और बोल सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो देखो मैं आपको एक साथ यहाँ पर मूड का लिख रही हूँ, ठीक है। आपको इतना बड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ ऐसा बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस पे से बनेगा नहीं। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस पे भी हम लोगों को फोकस करना है, जैसे कैसे टॉपिक्स, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, स्ट्रेस का मूड पे क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेस का किस पे क्या इफेक्ट होता है, बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे मेडिकल साइंस में, एंड और क्या कॉजेज होंगे स्ट्रेस के, क्यों किन चीज़ों से हमको स्ट्रेस हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा। तो देखो मूड पे क्या देखा था हम लोगों ने स्ट्रेस का इफेक्ट, क्या एंग्जाइटी हो जाती है ना, डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर आउटबर्स्ट, है ना, एंग्री होते हैं बहुत ज़्यादा, इरिटेट हो जाते हैं, है ना, ये सारा देखा था हम लोगों ने, है ना। अब देखो बिहेवियर पे आप लोग कैसे याद करोगे, बिहेवियर में क्या होता है, देखो पहला यहाँ पर हम लोग जैसे ईटिंग हैबिट्स का मैंने बताया, अंडर ईटिंग करने लग जाते हैं लोग या फिर ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं लोग, ठीक है। बैलेंस मतलब बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। कुछ लोग ड्रग्स और हमारा अल्कोहल्स को मतलब उससे वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और बोल सकते हैं हम लोग इस बिहेवियर में कि इन लोगों को, हाँ, कंसंट्रेशन ये लोग नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे यार ये मेरा हट गया है यार, तो देखो हाँ ठीक है। और एक और हम लोग बोल सकते हैं कि सोशली हम लोग सोशल विड्रॉवल, यानी सोशली से मतलब सोशल से इनएक्टिव हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस देख लिया ना, आपको समझ आ गया ना, आपको यही याद हो गया होगा, ठीक है। मूड का क्या इफेक्ट होगा, देखो बेटा स्ट्रेस में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, है ना। और बोल सकते हैं हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है, ठीक है, एंग्री हो जाते हैं हम लोग, है ना। और एंगर आउटबर्स्ट आप लोग इधर बिहेवियर में भी लिख सकते हो, ठीक है। बिहेवियर में हम लोग एंगर आउटबर्स्ट लिखेंगे, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, या फिर आप ये लिख सकते हो कि चेंजेस ईटिंग हैबिट्स में आ जाते हैं, सोशली विड्रॉल हो जाते हैं, और हम यूज़ मतलब तम्बाकू, ड्रग्स, अल्कोहल इनके एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो मैक्रो और माइक्रो का भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया भी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो लार्ज प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ क्या आती हैं, MCQ में भी याद करवाया था, ठीक है। आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। और हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों से, हाँ मैं बता रही हूँ कि ये पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर खुद से ना आंसर बताने की कोशिश करना कि आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और अगर नहीं आ रहा हो ना तो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर आ रहा हो तब भी बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा कम स्ट्रेस हो कि नहीं बच्चों को आ रहा है ना, ठीक है। और नहीं आ रहा हो तो फिर क्या नहीं आ रहा वो बताना, तो हम लोग उस पर कुछ काम करेंगे, क्योंकि देखो बेटा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। तो देखो 3 चीज़ क्या आ जाएंगी, मैं बार बार, हाँ देखो 3 चीज़ क्या आ जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन काय में आ जाएगा हमारा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन काय में आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में,
कार्बोहाइड्रेट फैट क्या करेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हीट देने का काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है हमारी टिश्यूज़ की बिल्डिंग में, है ना, और हमारी सेल की फंक्शनिंग में। फिर आता है कि आता है एक्सप्लेन हठ योगा, ठीक है। हता 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 बोला है यहाँ पर, तो देखो हाँ हठ योगा भी है, ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। हठ योगा हता है जो भी है, ठीक है, जो भी इन द सेंस कि यहाँ पर हठ योगा की बात हो रही है, ठीक है। द वर्ड हता इज मेड अप ऑफ टू, देख ह और थ से बना है, ठीक है बच्चों। ह मतलब होता है प्राणा शक्ति, ठीक है, यानी प्रेनिक फोर्स, है ना, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर्स मानी जाती है, ठीक है। और जो था है उसका मतलब होता है शक्ति ऑफ माइंड, यानी हमारी मेंटल फोर्स, है ना, शब्दों से समझ आ रहा है। तो ये दोनों का यूनियन, ठीक है, जो हा है वो हमारी जो हा है वो हमारी लाइफ फोर्स है, और जो था है वो हमारी फंडामेंटल था आर द फंडामेंटल क्रिएटर्स है ना। तो देखो तो योगा हठ योगा का क्या मतलब है, ये क्या है, यूनियन ऑफ प्रेनिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स, है ना, हमारी प्राणा शक्ति का और हमारी माइंड की शक्ति का यूनियन, ठीक है, समझ आया। फिर आता है हमारा एक्सप्लेन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो देखो हम लोगों को जो महर्षि पतंजलि है ना, उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई जिससे आप लोग अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर ला सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बोला है कि कुछ क्वालिटीज़ उन्होंने बता रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं चित्त प्रसादनम, ठीक है। तो वो क्या क्या क्वालिटीज़ है जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है तो देखो ये बाय कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों से राइट एटीट्यूड कल्टिवेट करके यहाँ पर लिखा है कि देखो ये लिखा है कि फ्रेंडलीनेस टूवर्ड द हैप्पी, यानी इस लाइन का ये मतलब है कि कोई अगर आप किसी इंसान से मिलो जो कि बहुत हैप्पी है, सक्सेसफुल है लाइफ में, वो खुश है, तो रेदर देन जेलस होकर, मतलब जेलस नहीं होना है उसको, उसके साथ उस रिस्पॉन्ड कैसा करना है, उसके साथ फ्रेंडली होकर रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, ये इसमें बोलना चाह रहा है। फिर बोला है कंपेशन फॉर अ अनहैप्पी, तो जो अगर आप किसी अनहैप्पी पर्सन से मिलते हो जो खुश नहीं है, जिसको मतलब जो हैप्पी नहीं है उसकी लाइफ में, थोड़ा सा अनहैप्पी सा है, तो रेदर देन गिविंग अ जजमेंट नहीं देकर आपको उसको हेल्प करनी चाहिए, अपना कंपेशन उसको शो करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उसकी, रेदर देन बाय गिविंग अ जजमेंट, ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि कोई हैप्पी है तो उसके साथ फ्रेंडली नेचर में रहो, मतलब उसके साथ भी आप भी हैप्पी हो जाओ रेदर देन जेलेसी, और अगर कोई दुखी है तो उसके साथ उसकी हेल्प करो रेदर देन गिविंग अ जजमेंट, ठीक है। फिर आता है डिलाइट इन दी वर्चुअस, तो इसमें ये बोला है कि अगर आप किसी इंसान को अच्छा देख रहे हो कि वो अच्छा कर रहा है उसकी लाइफ में, है ना, अच्छा कर रहा है, तो रेदर देन आप इसका भी यही थोड़ा सा सेम मतलब जाता है कि रेदर देन आप उसको, तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ आप भी इंजॉय, मतलब उसके साथ आप भी इंजॉय करो, हैप्पी हो जाओ, मतलब उसकी जो वो चीज़ अच्छी कर रहा है, ठीक है। फिर आता है एंड इनडिफरेंस टूवर्ड्स द इमोरल, ठीक है, यानी जो आप अगर किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको उसको ऐसे हेटरेट और ऐसे एंगर में रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसे हेटरेट और ऐसे क्या बोल सकते हैं, हेटरेट और एंग्री में एंगर होके एंगर दिखा के रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो ये कुछ हमारे, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपका जो माइंड आप अचीव कर सकते हो चित्त प्रसादना, यानी ब्लिसफुल एंड पीसफुल ऑफ माइंड, है ना। अगर आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई हेटरेट नहीं रख रहे हो, जेलेसी नहीं रख रहे हो, दूसरों में किसी के अनहैप्पी है उसके दुख में उसका साथ दे रहे हो, तो ये इसमें लोगों को चित्त प्रसादना अचीव हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लिसफुल एंड पीस ऑफ माइंड, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्ट्रेस। देखो मैंने स्ट्रेस का बताया था आपको, गुड स्ट्रेस भी होता है, बैड स्ट्रेस भी होता है। यहाँ पर गुड स्ट्रेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया कि क्या क्या हो सकते हैं, उसमें पूछे क्या बता दो भैया कि गुड स्ट्रेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो देखो मोटिवेशन, ठीक है, एक अगर देखो अगर आपको आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम चल रहा है, तो
आपको स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। अब जैसे योगा का 2 दिन बाद पेपर है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ने नहीं बैठोगे ना, है ना, ऑफकोर्स नहीं बैठोगे। स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो बस आराम से खा रहे पी रहे टीवी देख रहे सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं भाई पढ़ना है, पेपर है, तो ये स्ट्रेस हो रहा है तो ये आपको मोटिवेट कर रहा है ना किस चीज़ के लिए, ताकि आप जाके पढ़ाई करो, तो ये गुड स्ट्रेस है ना। फोकस इज एनर्जी, यानी आप फोकस कर पाते हो चीज़ों को। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप फोकस कर पाओगे ना अपनी स्टडीज़ पे, तो ये गुड स्ट्रेस में आता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, जैसे मैंने कमेंट में देखा, मेरे तो सारे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, सब बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं ना, तो आप, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, और स्ट्रेस हो रहा है और पढ़ोगे, है ना, मतलब लाइक अ टॉपर ऐसा पढ़ोगे, तो आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता जाएगा। हार्डवर्क करोगे ना, तो हार्डवर्क तो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना, इम्प्रूव होगा आपका परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा भाई, वहाँ आराम से पढ़े हुए हैं, तो कुछ नहीं होना ना, आपका तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन ही होना है ना उससे। तो ये 3 चीज़ आ जाती है उसमें, है ना, गुड स्ट्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये 3 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज नॉर्मल बीएमआई। अब नॉर्मल बीएमआई एक इंसान का क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, बीएमआई वाला थोड़ा सा करके जाना कि कौन अंडरवेट आता है, कौन सा वाला बीएमआई अंडरवेट है, कौन सा ओवरवेट है, कौन सा ओबेस की सिचुएशन ला देता है, और कौन सा नॉर्मल होता है। तो देखो नॉर्मल हमारा 25 kg बीएमआई अगर किसका आ रहा है ऑल अराउंड, तो वो नॉर्मल बीएमआई उसका है, ठीक है, यानी वो नॉर्मल है ना, अंडरवेट है ना ओवरवेट है। ओबेस आ जाता है 30 के ऊपर, ओबेस पर्सन का ओबेस वाली सिचुएशन आ जाती है, ओवरवेट वाली, ठीक है। फिर आता है हाउ मेनी कॉम्प्रेशन एंड ब्रीथ शुड बी डन फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर। देखो सीपीआर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो, है ना, ये आपको जानना जरूरी है ना। कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को 30 चेस्ट देने होते हैं, ठीक है, ये एक साइकिल पूरी बता रही हूँ। 30 चेस्ट देने होते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, फिर उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी होती है माउथ टू माउथ, ठीक है। मास्क में भी प्रिफर, अगर मतलब क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो आपको भी आ सकता है ना, तो मास्क पहन के हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रोसेस साइकिल चलती रहती है जब तक सामने वाले का हार्ट बीट चलने नहीं लग जाती, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। फिर आते वाटर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो स्मॉल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हैं कौन से हैं, जो कि विटामिन और मिनरल। माइक्रो में सिर्फ 2 चीज आएंगी, क्योंकि माइक्रो है वो छोटा है, तो क्या चीज आएंगी, विटामिन एंड मिनरल। लेकिन मैक्रो में हमारा आ जाएगा 3 चीज, क्योंकि वो बड़ा है, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, राइट। तो देखो विटामिन एंड मिनरल, तो देखो ये क्या करता है, हमारे टिश्यूज को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे फंक्शन की बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, हमारे मेंटेन टिश्यू को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो हमारा यूटिलाइजेशन है एनहांस बढ़ा देते हैं, यानी उसका उपयोग और बढ़ा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से यूज कर पाए। समझ आया, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ आ गया ना सबको। कहीं भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। फिर आता है राइट एनी 2 पार्ट्स ऑफ बहिरंग योगा। तो देखो बहिरंग योगा क्या होता है, कौन सा पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ। अष्टांग योगा हम लोगों ने सुना है ना, जो कि 8 लिम्स है ना, उसके अंदर आता है बहिरंग और आ जाता है हमारा अंतरंगा। तो बहिरंग योगा जो होता है ना, वो स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं, स्टार्टिंग के जो 5 लिम्स है, मैंने आपको बोला था सीक्वेंस वाइज याद करना है आपको, ठीक है, यामा नियामा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 5 है वो हमारे बहिरंग योगा है, लेकिन और जो बच गए 3 लास्ट के, वो कौन से, हमारे अंतरंगा योगा। आ गया समझ, ठीक है। तो देखो अब इसमें से कोई से भी 2 डिफाइन कर देना। बहिरंग योगा में क्या क्या आ जाता है, देखो नियामा भी आ जाता है, यामा आ जाता है, नियामा भी आ जाता है, आसना भी आ जाता है, प्राणायामा भी आ जाता है, प्रत्याहार भी आ जाता है। तो आपको तीनों 5 में से जो भी सिंपल लग रहा है वो 2 एक्सप्लेन कर दो भाई। यहाँ पर हम लोगों ने प्राणायामा, जो कि एक ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, जिसमें हम लोग ब्रीथ कंट्रोल करते हैं हमारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, है ना, और हमारा प्रिपेयर होते हैं धरना के लिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं। फिर आता है प्रत्याहार यानी सेंस विड्रॉवल, जिसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये वो है जिसमें हम लोग हमारे अंदर एबिलिटी गेन करते हैं, ताकि हम लोग हमारे सेंसेस पे कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल कर पाएँ। फिर आता है हमारा 17 क्वेश्चन, डिफाइन क्रिया योगा, हाउ डज इट इन्वॉल्व। तो देखो नाम से समझ आ रहा है, क्रिया यानी क्रिया करना, हिंदी अगर आपने पढ़ी हो तो क्रिया यानी कार्य, क्रिया करना। तो क्रिया मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्शन,
प्रैक्टिस, स्किल, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो अगर हम लोग पतंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिया योगा 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। क्रिया योगा किन 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा? तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। और क्रिया योगा में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? इसमें हम लोग हमारे सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ को, अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, अपने आप को अवेयर, अपने आप से अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर, सेल्फ स्टडी करते हैं हम लोग, सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को, राइट, ठीक है। तो ये करते हैं। और इसमें 3 पार्ट क्या है? तपस। तपस देखो, लोग जो योगीज रहते हैं और जो साधु बाबा और ये सब जो भी रहते हैं, तो देखो, तो वो लोग क्या करते हैं? तप करते हैं, है ना, तप करते हैं। तो वो तप कर रहे होते हैं ना, तो उनके जो हेड है, वहां से है ना, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो तप जब कर रहे होते हैं। तो क्या है ना, तप हम लोग जब करते हैं ना, तो वो हीट जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये वो जनरेट करता है। फिर स्वाध्याय मतलब हो जाता है सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इसके अंदर ही लिखी है कि भैया जनरेट हीट और अपने आप को सेल्फ स्टडी करना, स्वाध्याय का मीनिंग हो गया। ईश्वर प्राणिधान, नाम से समझ आ रहा है, ईश्वर को प्राण सौंपित करना, यानी हम अपने आप को ईश्वर को सौंपित कर देते हैं। ऑफरिंग आर लाइफ टू गॉड, ठीक है, हमारा लाइफ है जो हम गॉड को ऑफर कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीपीआर। अब बोल दिया कि भैया सीपीआर पे नोट लिखो, तो आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म बता देना भैया, कि तो सामने वाला टीचर भी चेक करने वाला बोलेगा कि नहीं भाई फुल फॉर्म आता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है उसने, तो फुल फॉर्म से थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन, और ब्रैकेट में लिख देना सीपीआर, ठीक है। फिर बता देना कि क्या है ये, एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि कब की जाती है, जो कि इसमें हम लोग बोला गया है कि हर कोई कर सकता है, ट्रेंड और नॉन ट्रेंड पर्सन भी इसको कर सकता है, ठीक है। और ऐसा भी लिख देना कि सबको सीपीआर आना चाहिए, है ना। और ये हम लोग कब करते हैं? जब किसी की हार्ट बीट रुक जाती है, तब हम लोग उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग सीपीआर देते हैं, है ना। मतलब किसी की हार्ट बीट रुक गई है तो उसको मतलब वापस लाने के लिए सीपीआर देते हैं, है ना। और आज के ज़माने में, ये आजकल की जनरेशन में ये सब करते हैं, ठीक है। सबको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये किसी की भी लाइफ को बचा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, तो अगर सामने वाला बंदा को दिमाग है, उसको सीपीआर का नॉलेज है, तो वो सीपीआर दे वहाँ पर, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है तो आप उसके और लिख दो कि भैया के 2 सिचुएशंस रहती हैं जिसमें हम लोग सीपीआर करते हैं। पहली सिचुएशन ये कि भैया कि जो नॉन ट्रेन पर्सन, पहले एक ट्रेन पर्सन की सिचुएशन है, एक नॉन ट्रेन पर्सन की सिचुएशन है। जो नॉन ट्रेन पर्सन होता है उसको कैसे, और जो जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सीपीआर दे सकता है, तो वो कैसे करेगा सीपीआर? वो सिर्फ अपने हैंड से सीपीआर देगा। कैसे? चेस्ट कंप्रेशन देगा 100 टाइम्स विद इन अ मिनट, ठीक है। 100 टाइम चेस्ट कंप्रेशन देगा। रेस्क्यू ब्रीथ वो नहीं देगा, क्योंकि उसको नहीं, वो अनट्रेन पर्सन है, तो उसको रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देनी, उसको सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन 100 चेस्ट कंप्रेशन क्विकली विद इन अ मिनट देने होते हैं, ठीक है। और अगर कोई अदर साइड हम लोग देखें कि वो वेल ट्रेन्ड पर्सन है, तो उसको कैसे करना है स्टार्ट? 30 चेस्ट कंप्रेशन उसको देना है, ठीक है। फिर फॉलोड बाय 2, जैसे 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए, फिर वो क्या करेगा? 2 रेस्क्यू ब्रीथ देगा, यानी माउथ टू माउथ ब्रीथ देगा उसको, है ना। मास्क लगाना जरूरी है ताकि आपके जो इन्फेक्शन है वो, उसके इन्फेक्शन आपके अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सीपीआर क्या करेगा? जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे ब्रेन में फ्लो कराना चालू कर देगा, और अदर पार्ट्स में फ्लो करना चालू कर देता है, ठीक है। और हमारी जो क्या और क्या करता है? अंटिल मोर डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट रिस्टोर्स द नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी जो अगर रुक गई है सांसें, तो ये उसको एक्टिव कर सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सोचो, हम लोगों को सीपीआर आना चाहिए, ठीक है। सीपीआर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। सीपीआर से बनना है, स्ट्रेस से बनना है, शतकर्मा से बनना है, ठीक है। अष्टांग योगा से बनना है, अष्टांग योगा में बहिरंग अंतरंग योगा से बनना है, ठीक है। तो देखो, अब दूसरा आता है राइट एनी 4 आसन्स विच आर हेल्पफुल अरिथ्रेटिक्स। तो देखो, अरिथ्रेटिक्स मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, है ना, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो उसमें ये उसके सिम्टम्स होते हैं। तो कौन कौन से आसन उसमें करने चाहिए? तो देखो, ताड़ासन करना चाहिए, ठीक है, कटी चक्रासन करना चाहिए, अर्ध चक्रासन करना चाहिए, कोना आसन करना चाहिए। फिर आता है हमारा ओबेसिटी। देखो, ओबेसिटी, आई एम सो सॉरी, हाँ,
अब उसने पूछा कि भैया आप ओबेसिटी से क्या समझते हो, तो देखो ओबेसिटी से आप क्या समझते हो, हर एक बंदे को पता है ओबेसिटी क्या होती है। जब अगर हमारा ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में एक्सेस फैट आ जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में एक्सेस फैट, हम लोग गेन कर लेते हैं, है ना, तो वो होता है ना, और जिससे हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, तो वो हम ओबेसिटी होती है, ठीक है। इट इज कॉमनली डिफाइंड एज बॉडी मास इंडेक्स। इसमें इसको हम लोग कैसे मेजर उससे करते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स से हम लोग इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग अंडरवेट है कि ओवरवेट है कि हम लोग ओबेस हैं, है ना, कि और इसमें बताया भी है कि देखो 30 किलोग्राम और उससे भी हायर, मैंने आपको बताया था ना, तो ओबेस पर्सन और ओबेसिटी किसको होगी, जो 30, जिसका BMI 30 और उससे भी ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखने वाली चीज है। फिर आता है रीना ऑफन हैज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब देखो कुछ केस स्टडी दी है, मतलब सिचुएशन दी है जिसमें रीना नाम की एक लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, ठीक है, सांस लेने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, और उसका ना चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा टाइटनेस भी फील होती है, और ना उसको कोल्ड और कफ भी है। तो आप बता दो उसको कौन सा डिसीज है, आप बता सकते हो उसको कौन सी डिसीज है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हम लोगों ने 3-4 ही डिसीज पढ़ी है, कौन कौन सी, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, तो बहुत कम पूछते हैं बट पूछ लेते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस, बैक पेन और हाइपरटेंशन, अस्थमा, ठीक है, ये यही सब हम लोगों ने पढ़े डिसीज, इनमें से ही कोई सी है। तो सांस लेने में दिक्कत कहाँ आती है बच्चे को, तो कहाँ आती है, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा। तो अस्थमा बता देना, उसको डिफाइन कर देना। अस्थमा एक ऐसी डिसीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है, जिसमें हमारा जो एयरवे है, सांस लेने का जो है वो नैरो हो जाता है ना, और रिस्पॉन्स करने में भी हम लोगों को तो ऐसा ट्रिगर होता है, ठीक है, और उससे क्या क्या हो जाता है, हम लोगों को कोल्ड, कफ और ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और कैसे सिम्टम्स हो जाएंगे उसको, कि भैया उसको ब्रीथ में थोड़ा सा वो हो जाएगा, चेस्ट में टाइटनिंग फील होगी, कफिंग हो जाएगी, है ना, तो ये सारी चीजें। अब इसमें कैन इट बी क्योर्ड बाय योगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये योगा से क्योर किया जा सकता है, अगर यस तो उसका योगिक ट्रीटमेंट बताओ भाई। तो ऑफकोर्स किया जा सकता है भैया योगा से, यस इट कैन बी क्योर्ड। तो देखो उसका डाइटरी मैनेजमेंट दे देंगे हम लोग और योगिक मैनेजमेंट दे देंगे। देखो ये जो सारी डिसीज मैंने आपको बताई ना अभी, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, इसका योगिक मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट दोनों को समझ के जाना, मतलब दोनों को पढ़कर जाना आएगा, ठीक है। योगिक मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनेगा किसी भी डिसीज का, ठीक है। तो देखो, तो डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करोगे, देखो डाइटरी मैनेजमेंट क्या करोगे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उनको वो वाले फूड जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए जो कि एलर्जिक रहते हैं अस्थमा पेशेंट्स के लिए, वो वाले फूड अवॉइड कर दो। कोल्ड फूड, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और जितने भी फ्रूट्स हैं लाइक बनाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है अस्थमा वाले को, ठीक है। और ये भी, और यही सारे फूड जो हैं, देखो एलर्जेटिक फूड हम लोगों को अवॉइड करना है ना। और बोल सकते हैं हम लोगों को ये चॉकलेट्स, कोल्ड वगैरह, कोल्ड जैसी चीज़ें, आइसक्रीम्स हो गई जैसे, ये सारी चीज़ें हटा, मतलब अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है ना। फिर आता है योगिक मैनेजमेंट। तो देखो योगिक मैनेजमेंट से हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं भैया, है ना। तो देखो योगिक मैनेजमेंट में आ जाएगा, देखो क्रियास कैसी करनी है। तो देखो आप खुद सेंस लगाओ ना यार, कि अगर उसको भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो नाक से सांस ले रहा है ना बंदा, तो उसके नाक है तो वो नेति, जल नेति उसको करनी चाहिए, है ना, सूत्र नेति उसको करनी चाहिए। उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो वो कौन सी टेक्निक करेगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेगा ना, जैसे कपाल भाती हो गया और भी प्राणायाम से वो हो गए, है ना। और उसको कुंजल करने चाहिए, वस्त्र धोती, ये सब तो आपको, आप लोगों ने इतना पढ़ा नहीं है तो आपने नहीं लिख सकते, लेकिन जल नेति हम लोग कर देते हैं, सूत्र नेति, कपाल भाती, ये तो हम लोग, अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है तो आप थोड़ा सा वहां पर सेंस यूज करना, लॉजिक यूज करना और हर चीज से रिलेट करके देखना और आंसर लिख देना, ठीक है, आप लोग लिख पाओगे। ओम चैंटिंग करना, प्रेयर करना, है ना, सूर्य नमस्कार करना बहुत ही बेनिफिशियल जो होता है ना। और योगा आसन में देखो ताड़ आसन करना, ठीक है, वक्रासन, उस्त्रासन, गोमुख आसन एंड मेनी मोर करना, ठीक है, भुजंग आसन, धनुरासन, ये सारी, शव आसन, ये सब आ जाएगा। प्राणायाम में हम लोग कर सकते हैं, प्राणायाम में देखो नदी शोधना, है ना, देखो क्रिया में हम लोगों ने कपाल भाती भी लिखा है,
क्योंकि कपालभाति को हम लोग प्राणायाम में भी लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कपालभाति को हम लोग पूरा प्राणायाम में नहीं लेते हैं, मतलब वो जो एमसीक्यू में बताया था, क्योंकि टेक्निकली इसको हम लोग प्राणायाम नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी क्रिया में भी आ रहा है, इसलिए तो इसको हम लोग क्रिया भी मानते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में दूसरा भी लिख सकते हो, जैसे नाड़ी शोधना, सूर्य भेदी, भ्रमरी, भस्त्रिका, ये है। ठीक है, फिर ध्यान में आप लोग मेडिटेशन ध्यान आप नहीं भी लिखोगे तो इट्स फाइन। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज द बीएमआई ऑफ ओबेस पर्सन, व्हाट कॉज ओबेसिटी। अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या होगा बीएमआई एक ओबेस पर्सन का। देखो ओबेसिटी से, बीएमआई से, इनसे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, हर एक उसमें, ये अभी लास्ट ईयर भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, तो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेस फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और जो कि एक है अपने हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ओबेस पर्सन किसको माना जाता है, जिसका 30 किलोग्राम से बीएमआई 30 किलोग्राम या उससे ज्यादा आ रहा होता है, राइट। ठीक है, तो यही सब चीज थी। और क्या कॉज है ओबेसिटी के, क्यों ओबेसिटी हो रही है लोगों को, है ना। तो देखो, एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करना, सेंडेटरी लाइफस्टाइल यानी कि बहुत ज्यादा कम मूवमेंट, अपना हाथ पैर का कम मूवमेंट होना, यानी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं ना, पड़े रह रहे हैं दिन भर, सोना खाना, कुछ भी घूम नहीं रहे हैं, तो ये सारी ओबेसिटी के कॉजेस हैं, है ना। और बोल सकते हैं कि इंक्रीज फूड कंजम्पशन, हमारे ज़्यादा खा लेना, है ना, और कभी कभी ये जेनेटिक्स से भी हो जाता है ना। तो ये सही चीज़ है, इसके कॉजेस हैं। तो देखो अब 23 क्वेश्चन पूछा, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय पर्सन वाइल एक्सरसाइजिंग इफ ही इज फेसिंग लोअर बैक पेन। देखो लोअर बैक पेन से भी क्वेश्चंस बने हैं, है ना, ऊपर भी हम लोगों ने एक किया था। तो देखो जब क्या प्रिकॉशन उनको लेनी चाहिए, तो देखो ऑलवेज स्ट्रेच बिफोर एनी स्टार्टिंग ऑफ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ठीक है, और ना अपनी डाइट जो है, अपनी न्यूट्रिएंट्स और वगैरह जो भी इंटेक आप लोग कुछ भी कर रहे हो, अपनी डाइट को वो बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आप ज़्यादा खा लिया, आपको एक्सेस गेन वेट जो है वो गेन हो गया, तो वो आपकी जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर सीक्रेट हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है, तो फिर वो और दिक्कत आती है बैक पेन में। और हमेशा हम लोगों को उसके अदर साइड पे सोना मतलब ऐसा, मतलब फर्म जो है हमारी जो सरफेस है वो पूरी फ्लैट हो, है ना, उस पर सोना है। और हमेशा कंफर्टेबल चीज़ें पहननी है, ऐसी बड़ी बड़ी हील्स वगैरह, शूज़, हील वाले शूज़ नहीं पहनने हैं, है ना, फ्लैट चीज़ें थोड़ी सी पहननी है, और ज़्यादा हैवी चीज़ें भी नहीं उठानी है ना। और हमेशा कुछ भी उठाओ तो अपनी बॉडी से थोड़ा सा पास से उठाओ, ताकि उसमें अपनी बैक है उस पर भी थोड़ा सा वो ना पड़े, लोड ना पड़े, है ना। और हमारा शोल्डर जो है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना, शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग का प्रिकॉशंस रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता 24, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 आसन, जो कि हम लोग मतलब सारी इन ये जो हम लोगों ने दिया है, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोलाइन, इसके 2 आसन्स देने हैं। ठीक है, तो अब स्टैंडिंग पोजीशन का भैया आप देखो, इसलिए मैं बोल रही थी कि पिक्चर याद होना चाहिए, है ना। अब आपको कैसे पता होगा, आपने सिर्फ नाम याद कर लिया है कि भैया कि हाँ ये है, तो आपको पता ही नहीं है पिक्चर तो कौन सा स्टैंडिंग है, कौन सा सिटिंग है, कौन सा सुपर सुपाइन है, कौन सा प्रो लाइन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखो अगर आपने पिक्चर देखा हो तो जो स्टैंडिंग है वो हम लोग ताड़ आसन बोल सकते हैं, है ना, विक्रासन बोल सकते हैं जिसको हम लोग ट्री पे पोज बोलते हैं, ताड़ आसन को हम लोग माउंटेन पोज बोलते हैं। सिटिंग आसन में तो हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, सुखासन, पश्चिम मोता आसन, गोमुख आसन, है ना, और बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यही लिखो। सुपाइन में, सुपाइन वाला देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सुपाइन मतलब जो सीधा लेट कर होता है, जैसे शव आसन हो गया, सुप्त वीरासन हो गया, है ना। फिर आता है प्रोलाइन में भुजंग आसन, जिसमें हम लोग उल्टा उल्टा लेट कर करते हैं, जो है ना, उल्टा लेट कर करते हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोग लिख देते हैं शलभ आसन, लिख देते हैं हम लोग, भुजंग आसन आ जाता है। ठीक है, फिर आता है 25, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। देखो आ गया ना स्ट्रेस का फिर से क्वेश्चंस। देखो स्ट्रेस तो आप कर जाना प्लीज, है ना, स्ट्रेस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो गुड स्ट्रेस के क्या क्या मैंने आपको अभी बताया, मोटिवेट होता है पर्सन, एनर्जी पे फोकस होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बैड स्ट्रेस से क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगा, डिक्रीज होगा परफॉर्मेंस, और मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम भी होगी। फिर आता है शतकर्मा के नाम लिखो और उसके कुछ बेनिफिट्स बताओ, नेति के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर बता देने हैं।
तो देखो शतकर्मा नाम तो हम लोग लिख देंगे, कपालभाति हो गया, त्राटका हो गया, नेति हो गया, धोती हो गया, नौली हो गया, बस्ती हो गया। अब नेति के कुछ बेनिफिट्स भी बता दो भाई। तो क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हमारे नसल पैसेज में, नसल कैविटी में सारी हटाएगा, है ना। कफ कोल्ड जैसी चीज़ें हटाएगा, है ना, बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हो, मैंने आपको बता दिया, जैसे कफ और कोल्ड बताएगा। अगर आप लोग डेली करोगे तो आपका माइग्रेन और हेडेक को क्योर कर सकता है ये। जितना भी म्यूकस अपने उसमें है तो जल नेति उसको सारा हटा देती है, इम्प्योरिटीज, है ना। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। Chapter 27, in a routine medical investigation, it is reported that Shivam systolic BP उसका 140 mmHg है और डायलिस्टिक उसका 90 है, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो देखो जो ये शिवम है ना, ये हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है। अगर किसी भी बंदे का यूजुअली नॉर्मली उसका मतलब बंदे का 120 और 140 होता है ना, और सिस्टोलिक और जो डायलिस्टिक होता है ना वो नॉर्मली उसका होना चाहिए 80 to 80 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और 90। लेकिन अगर वो उससे बढ़ जाता है, अगर 140 से 120, 120 या 140 से अगर एक्सीड हो जाता है, और अगर 90 से भी एक्सीड हो जाता है ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है। फिर है कि व्हाट डाइटरी एंड योगिक ट्रीटमेंट कैन बी फॉलो टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। क्या डाइटरी और योगिक ट्रीटमेंट यहाँ पर मैनेजमेंट लगेगा। तो देखो योगिक मैनेजमेंट में तो हम लोग क्रिया में कौन सा क्रिया करेंगे, जल नेति और सूत्र नेति, ठीक है। और हम लोगों को इसमें सूर्य नमस्कार भी करना होता है और कुछ सिलेक्टेड योगास की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। फिर आसन में हम लोग ताड़ आसन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, कोना आसन कर सकते हैं। इसमें से आप जो सिंपल है वो कर लो, वज्रासन, पवन मुक्तासन, उस्त्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, गोमुखासन, ये सारे सब में ही आ रहे हैं, है ना। प्राणायाम में आप नाड़ी शुद्धि, उज्जयी और भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हो। मेडिटेशन में आप लोग ओम चैंटिंग, ओम मेडिटेशन, ओम चैंटिंग करके मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो और ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। फिर आता है डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होगा कि देखो हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे मेंटेन करा, वो कैसे होगी कि एडुकेट न्यूट्रिशन, है ना। मतलब न्यूट्रिशन जितना लगे उतना न्यूट्रिशन इनटेक करो, है ना। फ्राइड फूड्स जो होते हैं, जो ऑयली वाले फूड्स होते हैं वो मतलब अवॉइड करो। हाई सॉल्ट कंटेन फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करो। और रेगुलर इंटरवल पे जो आपका टाइमिंग है, हर एक मील जो है वो स्किप मत करो। हर एक मील लो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, जितना आप जिस टाइम पे लेते हो वो कंज्यूम करो, है ना। फाइबर रिच फूड खाओ, वेजिटेबल्स जैसे एप्पल, ऑरेंज, कैरेट्स, टोमेटोज, बीन्स एक्सेट्रा। स्किप मिल करना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। चटनी, पिकल्स हो गया, ये सही चीज़ें अवॉइड करो खाना, है ना। और जिसमें बेकिंग सोडा होता है ना जिस डिशेस में, वो भी अवॉइड करना चाहिए हमको, ठीक है। अब हमारा है डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ड इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग आसनास, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ जो हमको एक मतलब आसन करते टाइम याद रखने चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो क्या करना चाहिए कि आसन शुड नॉट बी परफॉर्म डन बाय ओनली फॉलोइंग बुक्स, है ना। एक टीचर का भी गाइडेंस और एक्सपीरियंस टीचर भी होना चाहिए, है ना। और आसन हमेशा ऐसे मतलब झटके से कभी भी आसन सबको नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को करना चाहिए। ऐसे जर्क से बिल्कुल भी हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं कि आसन हमको ना बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके नहीं करना चाहिए। मतलब हमसे जितना बन रहा है ना उतना ही करो, मतलब ज़्यादा उसको ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश मत करो, है ना। जितना हो पा रहा है उतना ही करो, धीरे धीरे वो बढ़ ही जाएगा आगे जाकर आपका, है ना। तो ऐसा नहीं, बट नॉट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। हमेशा आपकी कैपेसिटी के बाहर हम लोगों को आसन नहीं करने चाहिए, ठीक है।
है ना। और अगर आपको इंजरी है तो आपको किसी एक्सपीरियंस टीचर के ही कंसल्ट से वो आसन करना चाहिए, ठीक है। और आसन हमेशा एक क्लीन और वेल वेंटिलेटेड जगह पर होना चाहिए, जहाँ पर जगह साफ सुथरी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, आर्टिफिशियल एयर्स वहाँ पर नहीं हो, है ना, यानी बाहर की एयर हो, एसी पंखा ये सब ना हो, है ना। बाहर के इन्वायरमेंट में अच्छा करना चाहिए, ठीक है। और बोल सकते हैं हमेशा हम लोगों को हमें नोज से ब्रीथ लेनी है जब हम लोग आसन कर रहे हैं। जब आसन नहीं हम लोग को नॉर्मली भी नोज से ब्रीथ लेनी चाहिए, हम लोगों को माउथ से ब्रीथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए वाइल डूइंग आसन्स, ठीक है। फिर आता है हमारा योगा मीन्स इक्वानिमिटी। अच्छा, ये 2 और बच गए हैं। तो देखो इसमें ये बोला है कि देखो क्या है कि जो शव आसन है ना, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को मतलब कर लेना कभी भी कर सकते हैं हम लोग वो आसन व्हेन फीलिंग फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड। जब आप कभी भी फिजिकली और मेंटली आप टायर्ड फील कर रहे हो तब आपको शव आसन कर लेना चाहिए, डूइंग आसनास प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आता है जैसे ही आपका शतकर्मा खत्म होगा तो फिर हमारा आ जाएगा आसनास, हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिर हमारा क्या आ जाता है, प्राणायाम आ जाता है। तो ये प्रोसीजर है, शतकर्मा देन आसनास देन हमारा प्राणायाम हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है 29, योगा मीन्स इक्वानिमिटी, राइट अ नोट। तो देखो इक्वानिमिटी मैंने आपको मतलब बताया था, भगवत गीता में उसको सामतव योगा उच्यते भी बोलते हैं। तो देखो पहले ही समझो इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो इक्वानिमिटी का मतलब वो होता है कि सारे दुख को, सारे सुख को, यानी दुख भी आ रहा है और अगर सुख भी आ रहा है तो सबको सेम वे से ट्रीट करो, यानी सेम वे, यानी लव से, मतलब लव से ट्रीट करो। किसी को ऐसा नहीं है कि दुख आ रहा है तो उसको ऐसे हेटरेट से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, कि मतलब हर चीज़ हर सिचुएशन को हम लोग को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कि हेटरेट और ग्रीड में किसी भी चीज़ को हम लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग इक्वानिमिटी प्रैक्टिस कर देना तो हमारी जो माइंड में फियर चल रहा होता है, डिसीज़ का, डेथ का, तो ये सारा चीज़ें जो है ना डिसअपियर हो जाती है अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो। और जैसे मेन कॉजेज़, और जैसे बोल सकते हैं जैसे लोगों में रहता है ना जेलेसी, हैट्रेड, एंगर, ये सब चीज़ें भी जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं इन सबको भी ये हटा देता है ना, डिसअपियर कर देता है, ऑटोमेटिकली माइंड से हट जाती है अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। और ये भी हेल्प करता है क्योर करने में, और प्रिवेंट करता है हमको डिसीज़ से, और हमको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है ब्रीफ एक्सप्लेन बैलेंस डाइट एंड अपथ्य और पथ्य, हम लोगों को फूड बताना। तो देखो बैलेंस डाइट क्या होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे फूड में, वो सारे एलिमेंट जो कि एक फूड में कंटेन होने चाहिए, मतलब एक फूड में रहने चाहिए, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक बैलेंस डाइट क्या है, विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तो वो होती है बैलेंस डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट 2 चीज़ों में डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। तो देखो हमारी जो बैलेंस डाइट है वो मैक्रो और माइक्रो में डिवाइडेड है, ये आपको सबको पता है बैलेंस डाइट के टाइप्स, है ना। तब इसमें हमसे पूछा है पथ्य और अपथ्य के बारे में बताओ। तो देखो पथ्य को हम लोग होलसम फूड भी बोलते हैं और अपथ्य को हम लोग अनहोलसम फूड भी बोलते हैं। तो जो पथ्य है यानी जो होलसम फूड है वो क्या होता है, वो यानी अच्छा खाना, जो एक्सेप्टेबल, जो योगी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्टेबल फूड्स होता है फॉर योगीज के लिए, ठीक है। जैसे ग्रेन्स हो गया, वीट हो गया, यानी अच्छा खाना, ग्रेन्स, राइस, ग्रेन, मिल्क, घी, शुगर, है ना, और ड्राई जिंजर, और ये टाइप्स ऑफ कोकुम्बर, 5 वेजिटेबल जैसे, और पल्सेस और प्योर वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। फिर अनहोलसम फूड यानी अपथ्य, इसमें क्या आता है, जिसमें ये वाला योगी ये खाना नहीं खाते हैं, ये वाले चीज़ें, यानी ये बेकार खाना होता है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हैं, जिसमें सॉल्टी, मिर्ची मसाला वाला खाना, जिसमें जैसे सॉर, बिटर, सॉल्टी, हीटिंग, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा पकी हुई, है ना, सीसा है, मस्टर्ड ऑयल,
अल्कोहल, फिश, नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें, फ्लैश फूड्स, कर्ड्स, बटर मिल्क, ऑयल, केक्स, गार्लिक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो पथ्य यानी जो योगी एक्सेप्ट करते हैं ये सारी फूड्स को, जैसे ये सब मैंने आपको बताया, यानी अच्छा खाना। अपथ्य यानी अनहोलसम फूड, यानी जो योगीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। ठीक है, फिर आता है नेम कुछ प्राणायाम के मेंशन करो नाम इन हथ योगा में। ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंस भी बताओ प्राणायाम की। ठीक है, ऑफ डूइंग प्राणायाम करने से क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है उसके। तो देखो, देयर आर प्राणायाम मेंशन इन हथ योगा टेक्स्ट। हथ योगा में क्या प्राणायाम दिए हैं, तो देखो अनुलोम विलोम हो गया, सूर्य भेदी, उज्जयी, भरमरी, शीतकरी, ये सारे हमारे क्या है, और शीतली, ये हमारे क्या प्राणायाम है। अब इसका क्या बेनिफिट है भाई, हम लोग क्यों करते हैं इसको, तो देखो ये क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, और हमारे माइंड को काम करके रखता है, क्वाइट रखता है, हमको स्ट्रेस जो होता है वो डिक्रीज करता है ना, और बैलेंस करके फ्लो, जो हमारी वाइटल एनर्जी है ना उसका बैलेंस जो है, हमारी जो एनर्जी है उसका सब बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है ना, और ब्रीथ में हम लोगों को हेल्प करता है। फिर आता है 32, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन व्हाट योगिक मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। तो देखो हाइपरटेंशन मैंने आपको बोला ना, वो 3-4 के योगिक मैनेजमेंट, वो जो 3-4 डिसीज है ना उसके योगिक मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट आप कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या योगिक मैनेजमेंट लगेगा हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो देखो डाइटरी मैनेजमेंट हाइपरटेंशन में लगेगा कि देखो मैंने आपको बता रखा है कि सॉल्ट, हाई इनटेक सॉल्ट जिसमें हो वो नहीं खाना चाहिए। पिकल्स हो गया, चटनीज हो गई, ये हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, है ना। और हम लोगों को ईटिंग हैबिट्स को बिल्कुल रेगुलेट करके रखना चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। फिर यौगिक मैनेजमेंट क्या होगा इसका, तो हम लोगों को जल नीति करनी है लेकिन विदाउट सॉल्ट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो हाइपरटेंशन में हम लोगों को हाइपरटेंशन सॉल्ट हमको नहीं लेना है ना, तो विदाउट सॉल्ट हम लोग जल नीति करेंगे। सुखमय व्यायाम हम लोगों को करना है। आसन जैसे ताड़ासन, वज्रासन, कटी चक्रासन, गोमुखासन हम लोग इसमें कर सकते हैं। शव आसन बहुत बेस्ट होता है हाइपरटेंशन के लिए। सबसे पहला आसन हाइपरटेंशन में शव आसन ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कितना रिलैक्सिंग होता है। हाइपरटेंशन में हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो हम लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो हम लोग शव आसन करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी करते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रमरी, ये सब प्राणायाम है इसमें बताएं। मेडिटेशन करते हैं ऑफकोर्स, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, है ना। और डिफिकल्ट आसन जो होते हैं, एडवांस आसन होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए हमको। ठीक है, फिर आता है कुछ, अब स्थिरम सुखम आसनम का मीनिंग क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया है स्थिरम सुखम आसनम का वो मीनिंग क्या होता है कि वो पोजीशन, वो आसन, ठीक है, जो कंफर्टेबल है, स्टेडी है बहुत फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, वो पोस्चर, वो आसन जो कि कंफर्टेबल है, इजी है, स्टेडी है करने में बहुत फिजिकली और मेंटली। ठीक है, फिर आता है हाउ कैन फर्स्ट एड हेल्प अ पर्सन इन नीड। अब फर्स्ट एड अब एक पर्सन को नीड, जब उसको ज़रूरत होगी तो कैसे हेल्प करेगा। तो देखो ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज, अगर एक्सीडेंट्स हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, तो हम लोग फर्स्ट एड को फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प हम लोग मानते हैं कि वही दी जाती है। एक सिक और इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड ही सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, CPR आ जाता है ना। ये सब चीज़ें फर्स्ट एड कब तक हम लोग देते हैं, जब तक कि इमरजेंसी, यानी जो हमारी एम्बुलेंस है तब तक नहीं आती, जब तक हम लोग वेट थोड़ी ना करेंगे एम्बुलेंस आने का, हम लोग उसको फर्स्ट एड देंगे, यानी ताकि कंडीशन और वर्स ना हो जाए, है ना। अगर सामने वाले की ब्रीथ रुक रही है तो हम लोग CPR देखें जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। अगर कुछ प्रिकॉशंस हम उसको दे सकते हैं जो हमको पता है, तो हम इंजर्ड पर्सन को उसको वो दे सकते हैं। ठीक है, ताकि और वर्स कंडीशन उसकी ना हो जाए, है ना। तो ये हेल्प करता है किसी को किसी की जान बचाने में, है ना। फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई दे सकता है, वेदर इट इज़ ट्रेंड और वेदर इट इज़ नॉन ट्रेंड पर्सन भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा एक फर्स्ट एड का, कि सामने वाले बंदे की लाइफ बचाना और उसका जो पेन है उसको कम करना, है ना। और मैंने आपको बताया ना कि और क्या होगा कि वर्स कंडीशन और वर्स होने से बचा लेना, है ना, जब तक एक्सपर्ट्स ना, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर आता है व्हाट आर द पॉसिबल कॉज ऑफ लोअर बैक पेन। अब देखो लोअर बैक पेन के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो क्या कॉजेज होंगे, लोअर बैक पेन क्यों होता है।
तो देखो बेटा, एज की वजह से भी होता है, एज फैक्टर भी इसमें माना जाता है ना। एज फैक्टर से भी हमारा जो लोग जो बोलते हैं ना कि एज की वजह से आपको ये दुख रहा है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये सब दुखते हैं, है ना। और बोल सकते हैं कि आपकी बोन स्ट्रेंथ, जब आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है ना। जैसे ज़्यादा एजिंग हो गई तो बोन स्ट्रेंथ कम होती, बोन की डेंसिटी कम होती लगती जाती है, तो वो दुखना चालू हो जाती, तो डिक्रीज हो जाती, तो हो जाता है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई है, तो आपको प्रीवियसली हुई है या अभी हुई है, तो उससे भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग और आपका बेड पोस्चर, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, है ना, ये भी बहुत कम करता है। देखो, सोने में अगर आपका ऐसा आ जाता है, आप लोग गलत तरीके से सो, तो आपको दुखने लग जाती है ना चीज़ें, आपकी गर्दन भी दुखने लग जाती है अगर आप गलत सो लेते हो तो। जैसे बैक पेन सोने में भी होता है कि हम लोग कैसे सो रहे हैं, हम लोगों की बैठने की पोजीशन कैसी है, हम लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, है ना। हमेशा बच्चों को ऐसा टेका लेने की आदत है, तो और पोस्चर बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। बेड पोस्चर हमको बैक पेन देगा, ठीक है। और बोल सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं, अगर एक्सरसाइज में ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, स्ट्रेस से भी होता है ना। बॉडी वेट अगर आपका ज़्यादा हो गया, तो ये सारे कॉजेज है आपके लोअर बैक पेन के, ठीक है। फिर आता है 35, हाउ कैन ब्रोंकियल अस्थमा बी मैनेज थ्रू डाइटरी कंट्रोल। देखो, बार बार मैं बोल रही हूँ, वो सारी जो डिसीजेज हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, बैक पेन, इन सब के यौगिक मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट कर कर जाना, ठीक है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखो, इसमें हम लोग को क्या बताना है, डाइटरी मैनेजमेंट इसमें बताना है कि डाइटरी हम लोग कैसे इसमें करेंगे अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है तो देखो, वही कि जो फूड एलर्जिक होता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए, उनको वो अवॉइड करना है। कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो सब अवॉइड करनी है। फ्रूट जैसे बनाना अवॉइड करना है ना। तो ये सही चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें। फिर आता है हमारा पतंजलि योगा सूत्र, हाईलाइट द कैपेबिलिटी ऑफ योगा टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, पतंजलि योगा सूत्र ने हाईलाइट किया है द कैपेबिलिटी ऑफ योगा टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। तो देखो, मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है ना। तो क्या मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पतंजलि में, तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ठीक है। इसमें हम लोगों की मेंटल हेल्थ की बात की गई है, ठीक है। हमारी ओवरऑल हेल्थ और जो वेलबींग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो देखो, इसमें क्या बात बोली गई है, तो देखो, आजकल के सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे डे टू डे वर्किंग करना, और ये सब तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों का, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फियर होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का। और इम्बैलेंस हो, इससे क्या होता है, हमें नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और ये हम लोगों को, है ना, और क्या होता है कि इससे क्या होगा, इलनेस आएगी, है ना, बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हैं फिर हम लोग, है ना। तो योगा क्या करता है ना, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने का ट्राई करता है, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो सब हटाता है, और अपने जो थॉट्स हैं और क्या करता है, पॉजिटिविटी क्रिएट्स करता है अपने दिमाग में भी और अपने अंदर, ठीक है। और और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हमारे माइंड को काम करके रखता है, ठीक है। अगर जब हम लोग मोर रिलैक्स स्टेट में फिर अगर आ जाते हैं, है ना, योगा करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रेस रिलीव करेगा, ठीक है। और अदर इमोशंस भी आपके रिलीफ। तो क्या बंदा एक्सपीरियंस करता है कि उसको इमोशंस जो उसके जो कंट्रोल नहीं थे उस पर कंट्रोल आ जाता है ना, उसको उसके थॉट्स पे उसको क्लैरिटी मिल जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो मेंटली वेल रहता है। समझ आया। फिर आता है 37, लिस्ट द कॉज दैट लीड अ पर्सन टू सफ़र फ्रॉम क्रोनिक स्ट्रेस। तब क्या कॉजेस हो सकते हैं स्ट्रेस के भी, देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए। एक बंदे को स्ट्रेस क्यों होता है, तो देखो बहुत कारण है स्ट्रेस के, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिनसे उनको स्ट्रेस हो रहा होता है। ज़िंदगी में हर किसी बंदे को स्ट्रेस है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर कोई बेचारे लोग जो जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल या ना इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसको मैनेज करना, तो ये भी एक स्ट्रेस ही है ना, कि कैसे वो हम लोग मतलब जिनके पास कम पैसा है, ज़्यादा नहीं है, तो उनको बस स्ट्रेस होता है कि वो कैसे
इस चीज़ से बाहर आए कैसे, तो कैसे पैसों को मैनेज करें। तो ये क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक देगा उनको, चेस्ट पेन और ये सब चीज़ें उनको होने लग जाती है। इसको स्ट्रेस दे रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगे, है ना, तो इन सब से ये सारी चीज़ें होती है। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, ठीक है। पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन चीज़ों के लिए। आई होप किसी को ना हो ये प्रॉब्लम। फिर आता है वर्क प्रेशर। तो देखो, अगर कोई जॉब कर रहा है ना, तो जॉब का भी स्ट्रेस रहता है ना। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि कभी बॉस से कन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ना, है ना। और कभी आप लोग फील करते हो अनफ्रेंडली, अनफेयरली आपके साथ अनफेयर हो रहा है, ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हैं आपको, है ना। तो ये सब, और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, तो वर्क प्रेशर रहता है। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ का एक बड़ा कॉज है, स्ट्रेस जिससे होता है हमको, है ना। हमारे वर्क जो हमारे करियर का हमको रहता है, वर्क का प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहता है। डिस्टर्ब रिलेशनशिप, ऑफकोर्स ये, अगर वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड वॉट एवर, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर, भाई बहन, है ना, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है, वाइफ हो सकती है ना, हस्बैंड हो सकता है, तो कोई भी रिलेशनशिप। तो अगर डिस्टर्ब है, तो मेंटल हेल्थ में तो फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, सपोज आपकी आपकी फ्रेंडशिप है, तो अगर आपकी फ्रेंडशिप डिस्टर्ब चल रही है, तो आपको उस चीज़ का, अगर आपको उस फ्रेंडशिप की वैल्यू है, तो आप उसमें डिस्टर्ब रहोगे ना उस चीज़ से, तो वो आपको स्ट्रेस देगा ना वो चीज़, ठीक है। तो वो हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहा है ना। फिर आता है डेली लाइफ एंड बिजीनेस। तो देखो, डे टू डे हमारी वर्किंग, जैसे जैसे ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस की होती है। जैसे डे टू डे वर्किंग, जैसे अब हमारी चाबी नहीं मिल रही, यार चाबी कहाँ गई, मुझे जल्दी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का स्ट्रेस है ना। और कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम वहाँ ऑफिस पहुँच गए और वो भूल गए, ज़रूरी नहीं ऑफिस, कहीं पर भी, स्कूल में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट पूरा रात तक बनाया था और आप उसको सुबह ले जाना भूल गए, तो ये एक स्ट्रेस दे देगा कि भैया मैंने तो बनाया था, पर टीचर थोड़ी ना विश्वास करेगी कि मैं, आप तो बहाना मार रहे हो। तो ये भी एक स्ट्रेस हो जाता है ना। तो ये बहुत सारे, आप दूसरे कॉजेज भी इसके लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रेस के बहुत सारे कॉजेज हैं। आपको जो स्ट्रेस है, आप आपके एक्सपीरियंस से भी इसमें डाल सकते हो पॉइंट, ज़रूरी नहीं है बुक में जो दिए हैं या आपको जो, मतलब मैंने जो दिए हैं वही डालो, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है शतक्रियाज एक्सप्लेन करो। तो देखो, अभी ऊपर बताया था, तो देखो एक बार बता देती हूँ। कपालभाति, जो कि कपाल का मतलब होता है स्कल, भाती का मतलब होता है शाइनिंग, जो कि एक रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग क्या फोर्सफुली एक्सेल्ड करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा, जैसे हम लोग एक्सेल्ड करेंगे ना, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली हमारा जो एब्डोमिनल मसल है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर इनहेलेशन अपने आप हो जाता है। ये हम लोग 20 टाइम्स क्विकली करना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी कपाल में जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको हटाता है, और हमारे स्कल को शाइन, मतलब बोल सकते हैं कि मेक इट शाइन विथ प्यूरिटी करता है, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं क्या, कपाल रीजन एंड मेक इट शाइन विथ प्यूरिटी, ये वाला, ठीक है। ज़्यादा ट्राटा का तो देखो स्टिल गेजिंग टेक्निक है, जो कि आइज के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ले लो या कैंडल ले लो, उसको मैनेजेबल डिस्टेंस में रख दो, और उसको बिना पलक आंखें झपकाए देखना है, अनटिल एंड अनलेस आपको आँख में से आंसू नहीं आते, ठीक है। तो बेसिकली आइज के लिए की जाती है। फिर आता है नेति, तो नसल क्लिनजिंग, ठीक है। नेति मतलब नसल क्लिनजिंग, जो हमारी नसल पेशाब को क्लीन करने का, प्यूरिफाई करने का काम करता है ना। ये दो तरीके से किया जाता है, नेति जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति वही वाली जिसमें हम लोग एक पॉट में सॉल्ट डालते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, और एक वो एक हमारी नॉस्ट्रिल में डालेंगे, वो जग का नोजल, और ऐसे अपना हेड को साइड में टिल्ट कर पानी उसमें डालेंगे, तो वो हमारा दूसरी साइड ऑफ नॉस्ट्रिल से वो निकलेगा, ठीक है। और ऐसा सेम हमको दूसरी अदर वाली नॉस्ट्रिल से भी करना होता है। फिर जो हमारे सूत्र नेति, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे नोज में से थ्रेड डालकर माउथ में से बाहर निकालते हैं, सूत्र नेति में ही आ जाता है।
फिर आता है हमारा धोती। तो धोती एक क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है ना। और ये क्या करता है पूरी एक और हमारी क्या करता है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल को भी क्लीन करने का काम करता है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन और रेक्टम, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर आता है नॉली। तो नॉली क्या है, एब्डोमिनल मसल, जो कि क्या करता है, हमारे स्टोमक को क्लीन करता है, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल को मसाज करता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने का काम करता है। ये 3 तरीके से की जाती है, पश्चिमी नॉली, वामा नॉली, मध्य नॉली, और उसको बहुत डिफिकल्ट होता है मास्टर करना, ठीक है। फिर आता है बस्ती। तो ये बस्ती हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए करते हैं, वेदर ये दोनों तरीके से की जा सकती है, वेदर इट इज मतलब दोनों तरीके से की जा सकती है, आइदर विद और विदाउट वाटर, ठीक है। तो ये 6 हम लोगों ने शतक्रिया देख ली। फिर आता है हमारा इलाबरेट अंतरंग योगा एंड बहिरंग योगा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि 8 लिम्स ऑफ योगा होते हैं, उसमें जो 5 स्टार्टिंग के होते हैं वो बहिरंग योगा होते हैं, और जो बाकी के होते हैं वो अंतरंगा योगा होते हैं, ठीक है। हम लोग बहिरंग योगा देख लेते हैं। पहला है यामा, यानी यमस है ना। तो यामास क्या करता है ना, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये हमको गाइडलाइंस देता है कि हम लोगों को सोशली लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना होता है, यानी जो आउटसाइड द वर्ल्ड, हमारे जो बाहर के लोग हैं, सोशली हम लोग कैसे उन लोगों से इंटरेक्ट करें। तो ये हमको वो सारी चीज़ें बताता है। इसके अंदर भी कुछ 5 यामास हैं हमारे, जिसमें आता है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस है ना, जिसमें हम लोगों को मतलब नॉन वायलेंस, आप मतलब नाम से समझ आ रहा है, हम लोगों को वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, नो फाइट और ये सब, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है। ज़्यादा सत्य, हमको हमेशा सच बोलना है ना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है ना। फिर आता है असत्य। असत्य यानी नॉन स्टीलिंग, यानी हम लोगों को कुछ भी चीज़ चुरानी नहीं है, ऐसे चोरी चमारी वाले काम, मतलब चोरी वाला काम हमको नहीं करना है। और इसमें ये भी चीज़ आती है कि हम लोगों को किसी की भी चीज़ किसी से भी बिना पूछे नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब ब्रह्मचार्य, यानी ब्रह्मचार्य यानी आपको पता है ना, देखो ब्रह्मचार्य यानी वेल डिसिप्लिन्ड जो होते हैं, है ना, जो बहुत अपने गोल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, है ना। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिग्रह में यानी सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो हम लोगों को हमेशा नेसेसरी चीज़ें ही यूज़ करनी होती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, हमको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए, यानी फालतू की चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जितना नीड है उतना ही लेना चाहिए, है ना। तो इसका ये मतलब आता है। फिर आता है हमारा नियमास। नियमास यानी देखो नियम, या नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, है ना। यानी बोल सकते हैं ये हमको गाइडलाइन देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी रूल्स रेगुलेशन, वही कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की गाइडलाइंस हमको ये लोग ये देते हैं, यामास, है ना। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा शौचालय, यानी क्लीनलीनेस, हमको इंटरनल आउट एक्सटर्नली और इंटरनली क्लीन रहना चाहिए। फिर आता है संतोषा, यानी सेटिस्फेक्शन, है ना, चीज़ में सेटिस्फाई होने का ट्राई करना चाहिए। फिर आता है तपस, है ना। तपस मैंने आपको बताया था कि वो तपस वाला जो चीज़ है, यानी ऑस्टेरिटी, यानी इसका हम मतलब बोल सकते हैं हम लोग, तपस में क्या होगा कि वो हीट और वो एनर्जी जनरेट होती है, उससे हमारी। फिर स्वाध्याय। तो देखो स्वाध्याय यानी अपने आप को स्टडीज करना, अपने आप पे स्टडी करना, सेल्फ अवेयर होना, है ना। ईश्वर प्रणिधान यानी अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देना, है ना। तो ये हमारे 5 नियमास थे, जो कि हमको क्या बताते हैं कि हम लोग कैसे मतलब अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। फिर आसनास। तो आसनास पोस्चर, यानी वो सिटिंग पोस्चर पोजीशन, जो कि वो पोजीशन और वो जो कि स्टडी और कंफर्टेबल है ना, बहुत फिजिकली एंड मेंटली। फिर आता है हमारा प्राणायामा, यानी ये ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग जो कि ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स होती है, जिसमें हमारी बोल सकते हैं कि हम लोग हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, है ना। इससे हमारा प्राणा शक्ति, यानी जो हमारी वाइटल फोर्स है, वो भी एक्सपांड होती है, ठीक है। और हमारा जो माइंड है वो धरना के लिए प्रिपेयर होता है। फिर आता है प्रत्याहार, यानी सेंस विड्रॉवल, यानी प्रत्याहार क्या होता है, तो ये क्या करता है, प्रत्याहार से हमको क्या होगा ना कि एबिलिटी, हम जितनी भी हमारे जो जितने भी सेंसेस है ना, उन पे हमारा कंट्रोल आ पाएगा, ठीक है।
फिर आता है अंतरंगा योगा, तो अंतरंगा योगा में धरना आ जाएगा। तो धरना धरना में क्या आता है कि हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। फिर ध्यान यानी मेडिटेशन, है ना, जब फ्लो पूरा बन जाए, यानी व्हेन देयर इज अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जब जैसे जैसे हम लोगों ने धरना कर लिया ना, तो धरना में हम लोग फोकस कर रहे थे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जैसे ही हम लोग फोकस्ड वाले माइंड में एंटर हो जाते हैं तो हम लोग ध्यान करना लग जाते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। तो जैसे ही आप लोग एंटर हो गए तो ये वाला स्टेट, हम ध्यान के स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा क्या प्रमोट करता है, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और हमारी लाइफ में हार्मनी लाता है, ठीक है। फिर समाधि यानी टोटल एब्जॉर्प्शन, यानी ये सबसे लास्ट स्टेज होता है हमारे अष्टांग योगा का, है ना, कि अपना लास्ट हाईएस्ट स्टेज होता है मेडिटेशन का, जिसमें हम लोग फुल फोकस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब हम लोग खुद को भी, मतलब हम कहाँ हैं हमको यही नहीं पता होता, ठीक है, सेल्फ अवेयर ही नहीं होते, वो माइंड पूरा डिसअपियर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये वो होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 40 प्रिया रेयरली गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। कुछ केस स्टडी दी है जिसमें प्रिया है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कम इन्वॉल्व होती है, और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है और स्ट्रीट फूड साइड वाला फूड बहुत खाती है और पार्टी फूड खाती है, ठीक है, और वो खेलती वेलती नहीं है, और उसके पेरेंट्स वरीड हैं कि वो शी नो लॉन्गर फिट इन हर यूजुअल साइज क्लॉथ, और वो उसके जो नॉर्मल क्लॉथ जो वो पहनती है उसमें भी फिट नहीं हो रही है। तो क्या डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी चेंजेस उसको फॉलो करने चाहिए, और क्या यौगिक मैनेजमेंट उसकी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते। तो देखो, अगर तो प्रिया का ऐसे जूझ रही है भाई, कौन सी सफ़र कर रही है, वो ओबेसिटी से सफ़र कर रही है, तो उसके डाइटरी चेंजेस क्या होंगे भाई, कि चेक उसका सैनिटरी हैबिट्स, यानी वो कैसे मतलब दिन भर पड़ी तो नहीं रहती है, उसका मूवमेंट्स ऑफ बॉडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिजिकल वर्क करवाओ, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाओ, जितना भी वो जंक फूड खा रही है वो जंक फूड मतलब उसका कम करवाओ, फाइबर रिच फूड उसको दो ज़्यादा और लो कैलोरी इंटेक वाला फूड उसको देना चालू करो। फिर आता है यौगिक मैनेजमेंट में क्या होगा, कपालभाति, है ना, कपालभाति उसको करना चाहिए और उसको कुंजल करना चाहिए, और सूर्य नमस्कार भी उसको करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पवन मुक्त आसन भी उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोगों ने पार्ट बी के सारे सब्जेक्टिव PYQs हम लोगों ने सारे निपटा लिए, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताना कितने सही गए, आपको आ पा रहा है या आपको नहीं आ पा रहा है, ठीक है, दोनों बताना, ठीक है। और स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, हम लोग सब कवर कर लेंगे, अभी सारे वन शॉट आ जाएंगे, और स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी कि आपको कैसे क्या मैनेज करना है इन 2 दिन में, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।